अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं अनम अहमद। यूनान में अफसोसनाक हादसे की वजह से आज मुल्क में सोग मनाया गया और कौमी परचम सरनेगू रहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कायम करदा 4 रुकनी तहकीकाती टीम ने अपना काम भी शुरू कर दिया है, जबकि मुतासरीन की स्मगलिंग में मुलव्विस कई एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मजीद की गिरफ्तारियों के लिए कोशिशें की जा रही हैं। सवाल हमारा यह है कि क्या हुकूमती रद्द-ए-अमल के बाद गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने का सिलसिला रुक सकेगा? अपने मेहमानों का मैं तारुफ करवा देती हूँ। डॉक्टर नाजिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुबश्शिर बुखारी साहब, असद महमूद साहब और मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, पहले मैं आपकी जानिब आऊंगी। इस तरह के सानेहात का इंतजार करना क्या जरूरी है? हमें किसी कार्रवाई की तरफ बढ़ने से पहले हम इस तरह के सानेहात के मुंतजिर होते हैं? अब बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि हम इंतज़ार करते हैं कि कोई सानेहा हो, फिर हम उसका सोग बनाएं और फिर एक कमेटी बनाएं और कमेटी बनाने के बाद हम उसको सख्ती से निपटने का ऐलान करें। लेकिन कमेटी जो बनाई जाती है, अब ये कमेटी जो बनाई गई है, ये करेगी क्या? करेगी कि ये अब घूमने निकल जाएंगे, वहाँ जाएंगे, उधर जाएंगे, इटली जाएंगे, यूनान जाएंगे, घूम फिर कर आ जाएंगे। अरशद शरीफ साहब का हमारी शहादत हुई थी, उसके लिए क्या हुआ? कमेटी गई, इधर उधर गई, घूम फिर कर आ गई, कुछ भी नतीजा नहीं निकला। तो इस तरह से ये कमेटियां बनाते हैं, कमेटी का नतीजा कोई नहीं निकलता। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि ये कोई फाइंडिंग अपनी पेश कर देंगे, गिरफ्तारियां इन्होंने कर ली हैं, लेकिन ये गिरफ्तारियां करना और जो सरकारी लोग ज़ाहिर है इसमें मुलविस हैं, क्योंकि इतने सैकड़ों की तादाद में नौजवानों का जाना ये बग़ैर सरकारी अफसरान की ताउन के नहीं जा सकते, क्योंकि ज़ाहिर है अब ये लोग पैदल तो नहीं जा रहे हैं। अब हर जगह बाढ़ लगी हुई है, अफगानिस्तान से अगर जाना है तो वहाँ पर बाढ़ लगी हुई है, पैदल नहीं जा सकते। ये या तो समंदर के रास्ते गए हैं या हवाई जहाज से गए हैं, तो कोई ना कोई तो इन्वॉल्व है ना इसमें। लेकिन ये अगर इन लोगों को जो इन्वॉल्व हैं, जो एजेंट हैं, उनको पकड़ भी लिया, कुछ सरकारी अफसरों को पकड़ लिया, ये एक आर्जी हल है। आर्जी हल है। हमें ये देखना होगा कि ये जितने नौजवान जो निकल रहे हैं या जाना चाहते हैं, इसको रोकने का लॉन्ग टर्म या तवील मुद्दती हल क्या है? देखिए, हमारा नौजवान आजकल बड़ी मायूसी का शिकार है। मायूसी का शिकार क्यों है, इसकी एक आदत व शुमार मैं आपको दे दूं। रिसेंटली एक स्टडी रिलीज़ हुई है, डॉक्टर हफीज़ पाशा ने उसको लीड किया था, उन्होंने अपनी फाइंडिंग शेयर की है। वो कहते हैं कि इस वक्त मुल्क में आइडल मेल यूथ जो है उसकी तादाद 8 से 10 मिलियन है, और जो आइडल फीमेल यूथ है उसकी तादाद इससे भी ज़्यादा है। और यूथ का मतलब है कि 15 से 30 साल के जो नौजवान हैं हमारे यहाँ, वो आइडल हैं, यानी ना वो तालीम हासिल कर पा रहे हैं, ना उनके पास कोई स्किल है, ना उनको जॉब्स मिलती हैं। हमारे यहाँ ये एसेट है इतनी बड़ी तादाद में नौजवानों का होना किसी भी मुल्क में। बिल्कुल, जो यूथ बल्ज हम कहते हैं ना, यूथ बल्ज तो बहुत से मुल्कों में इसको पॉजिटिवली लिया जाता है। अब हमारे यहाँ जो यूथ बल्ज है वो रहमत के बजाय एक तरह की जहमत बन गई है, और वो हुकूमतों ने और रियासत ने बनाई है। क्यों बनाई है? इसलिए कि हमने अपने मुल्क को एक फलाही रियासत नहीं बनाया। उनकी तालीम के लिए, रोजगार के लिए जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी, देखें हम अरसा हो गया हमने नहीं सुना कि भाई कोई नई इंडस्ट्री लगी हो। इंडस्ट्री का नाम कहाँ आता है कि भाई कोई नया कारखाना लगाओ, बल्कि जो लगे हुए थे स्टील मिल वगैरह वो भी बंद हो गए। मोबाइल बनने के कारखाने 2-4 हैं, वो भी नहीं चल रहे। तो इस तरह से हमारा नौजवान करेगा। तो एक वजह तो यह है कि इसको रोकने के लिए हमें नौजवानों को कुछ उम्मीद, कुछ होप देनी पड़ेगी। और होप देने का मतलब यह है, 2 तरह की होप होती हैं। एक तो ये होता है कि वो मुल्क में काम कर सकें, दूसरे उनको बाहर जाने के लीगल रास्ते हों। लीगली बाहर के लोग मुल्क चाहते हैं कि हमारे नौजवान आए। जापान चाहता है, यूरोपीय ममालिक चाहते हैं, लेकिन हमारे रिक्वायर्ड स्किल्स लैक करते हैं, उनके पास है नहीं। तो उनकी तरबियत का, अच्छी तालीम का इंतजाम करें कि उनको अपॉर्चुनिटीज मिले, उनकी तरबियत हो, ताकि इस तरह के मौके मिलें तो वो काम करेंगे। अगर मौके नहीं मिलेंगे तो जाहिर है वो इसी तरह बेचारे हादसात का शिकार होते रहेंगे। सही है। ऑल्दो इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो हुआ है, जिस तरह से जा रहे हैं वो ठीक है। चलें जी, आपका पॉइंट आ गया। मुबश्शिर बुखारी साहब, अब ये जो FIA मुतहरिक हुई है, हुकूमत मुतहरिक हुई है, ऐसा नहीं हो सकता कि ये इदारे या हुकूमत जानती ना हो कि इतनी बड़ी तादाद में लोग गैर कानूनी तौर पर हर साल या हर महीने में दूसरे मुल्कों में जाते हैं, और गैर कानूनी तौर पर किस तरह से जाते हैं? ये नाक के नीचे ये वाला खेल हो रहा है गैर कानूनी, लेकिन इदारे अब जाकर मुतहरिक हुए हैं, पहले नहीं पता चलता इनको? जी, सारा कुछ हिल में होता है, और हम तो ये तमाशा गुज़िश्ता प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के तौर पे कई दहाइयों से देख रहे हैं। मुजम्मिल साहब इधर तशरीफ फरमा है। तो जब हमने स्टेप इन किया था और शुरू में हमें जो बीट्स असाइन होती थी उसमें यही अदारे FIA और इमिग्रेशन वगैरह के लोगों को हम डील किया करते थे, तो हर तरफ से जो है वो इस तरह की, मसलन एक वक्त में पिक्चर चेंज वाला मामला हुआ करता था, पासपोर्ट, और मुझे याद है जो लोग डिपोर्ट होके आते थे उनके वीज़ास लगे होते थे तो उनके पासपोर्ट वापस नहीं किए जाते थे। तो ये एक इंटरनेशनल रैकेट है।
ये जो हाइप अभी क्रिएट हुई है, इतना बड़ा सानेहा हो गया, उसके बाद एक हाइप क्रिएट हो गई, लेकिन ये डंकी मारना, अब चूंकि जो अनस्किल्ड हमारा यूथ है वो बेचारे लीगल तरीके से नहीं जा सकते, चूंकि स्किल नहीं है उनके पास, ले दे के उनको ये एजेंट बेवकूफ बनाते हैं। मासूम लोग होते हैं, एक नए मुस्तकबिल की उम्मीद में चिरागा लिए आंखों में यहाँ से निकल पड़ते हैं अल्लाह के सहारे, और फिर रास्ते में जो जो उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है। ये तो कश्ती का वाकया हुआ है, कई लोग तो मैदानों में मौसमी हालात की वजह से माजी में कई वाकयात इस तरह के इंसिडेंट रिपोर्ट हुए हैं। इन शॉर्ट ये कि साल में एक आध दफे एक आई वॉश हो जाता है जी, फलां जगह से एजेंट पकड़ लिया गया। अच्छा, मोस्टली लेट मी बी अ बिट क्रूअल एंड ट्रूथफुल के मोस्टली वो एजेंट पकड़े जाते हैं शायद जो पाम ग्रीसिंग नहीं करते, और जो बड़े रैकेट हैं, बड़े नेटवर्क्स हैं, वो उसी तरह काम करते रहते हैं। मुझे याद है 90 की दिहाई में यहाँ पे एक ट्रैवल एजेंट खातून हुआ करती थी, और उनका ये बड़ा शानदार काम था। वो बाय एयर भी पिक्चर चेंज और वीजा के भी वो अरेंजमेंट कर देती थी। वो जाली मोस्टली हुआ करते, बोगस डॉक्यूमेंट्स पे भिजवाया करती थी, और बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग उनसे कनेक्टेड हुआ करते थे। और उसके बाद जो छोटे लेवल के थे उन्होंने बाद में ये डंकी यानी बाय ग्राउंड रूट जो है वो भेजनी शुरू की है। इस वक्त जो सबसे बड़ा ग्राउंड रूट है हमारा वो है ईरान बॉर्डर से वीजा के जरिए जाते हैं, और आगे से वहां से टर्की एंटर हुए और फिर यूरोप की तरफ सफर जारी किया, और वहां से फिर ये सारे हादसात आगे। और रूट सबको पता है मुबश्शिर, सबको पता है कि यही रूट है, यहीं से गुजरना है, उसके बावजूद भी हम कुछ अमली तौर पर नहीं देखते। देखिए अब इसमें बड़ी अजीबोगरीब सी लीगल सिचुएशन आ जाती है कि ईरान का वीजा आपके पास है, आप ईरान तक तो जा सकते हैं। आगे वो क्या करते हैं एजेंट्स, वो इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं जिसमें अपने रिस्क होते हैं, और फिर इस तरीके से कंटेनर्स और शिप्स, ये दो चीजें हैं जो वहां पे इस्तेमाल होती हैं। लेकिन ये जो हाइप आपको अभी नजर आ रही है, नाज़िर भाई ने कहा कि एक वो कमेटी बन गई, कमेटी रिपोर्ट सबमिट करेगी, और उसके बाद यकीन कीजिए स्वाय चंद एक गिरफ्तारियों के कुछ भी नहीं होगा। और ये जो आप समझते हैं कि इस मामले में चंद एक गिरफ्तारियों के अलावा कुछ नहीं होगा, ये मामला यहीं कहीं रहेगा? उसकी वजह ये है, मैं अर्ज करूं, हमें अकाउंटेबिलिटी करनी है अपने उन अदारों की जो इस पे चेक एंड बैलेंस रखने के मजाज है। ये उनकी जानिब से ये बहुत बड़ा गफलत है कि इस गफलत बिल्कुल है, संगीन गफलत इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सही, मुबश्शिर साहब आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल साहब, ये कोई छोटी अमाउंट देकर नहीं गए थे, ये सारे जो लोग गैर कानूनी तौर पर जा रहे थे, 25-25 लाख रुपए फी बंदा देकर जा रहा था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी घरों की जायदादें बेच कर जा रहे थे। किस तरह से इन एजेंट्स तक पहुंचा जाए, इन एजेंट्स को किस तरह से निशाने इबरत बनाया जाए? हुकूमत के पास हमें कोई, किसी भी हुकूमत के पास कभी हमें कोई प्लान इस बारे में नजर नहीं आया। हुकूमतें बदलती रही हैं, ये कारोबार ये होता रहा तमाम हुकूमतों में। देखें, जो FIA है उसका एक बहुत बड़ा ज़रिया आमदन जो है रिश्वत का, वो ये एजेंट्स हैं। और ये एजेंट्स जो अगर 25 लाख रुपया लेते हैं तो FIA को उसमें से हिस्सा देते हैं। ये बात अपनी जगह ठीक है कि इनके पास ईरान का या दुबई का वीज़ा होता है, फिर वहाँ से आगे लिबिया का ले लेते हैं। लेकिन ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लोग हैं जो ये लोगों को फंसाते हैं, ये FIA की मर्जी के बगैर ऑपरेट ही नहीं कर सकते। इनके दफ्तरों में छापे पर FIA मारती है, पासपोर्ट चेक करती है, पैसे लेती है, रिश्वत लेती है। सबसे पहले तो एक ऑपरेशन क्लीन अप FIA के अंदर होना चाहिए। ये कौन कौन ह्यूमन स्मगलर्स की पेरोल पर है जिनकी आशीर्वाद से मुल्क में ह्यूमन स्मगलिंग का, ट्रैफिक का ये नेटवर्क चल रहा है। जब तक हम उन सरकारी एहलकारों को वहाँ से नहीं हटाएंगे कि जिनकी आशीर्वाद से और जिनकी मंथलियाँ लगी हुई हैं, तब तक आप जितने मर्जी ऑपरेशन कर लें कुछ भी नहीं होगा। ये लोग फिर रिहा होकर महीने बाद फिर काम शुरू कर देंगे, बेल हो जाती है। मैं आज चेक कर रहा था, कन्विक्शन रेट तो बहुत कम है ह्यूमन स्मगलिंग में, क्योंकि प्रूव भी नहीं हो पाता। वाइट कॉलर क्राइम है, प्रूव नहीं हो सकता। तो इसलिए इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो FIA का ऑपरेशन क्लीन अप चाहिए, जिनकी मर्जी से जो हमारे यहाँ बॉर्डर्स पे इमिग्रेशन के लिए मौजूद हैं। आज मैं एक जगह एडिशनल डायरेक्टर FIA का सुन रहा था, वो कह रहे थे कि पिछले 1 साल में हमने 19,000 ऐसे लोग ऑफलोड किए जिनके बारे में हमें ये शक था कि वो आगे जाकर इस तरह गैर कानूनी तरीके से ये जाएंगे यूरोप और इस तरह दाखिल होंगे।
उनमें से कुछ के पास दुबई का वीजा है लेकिन फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, उनकी माली हैसियत ऐसी नहीं नजर आती थी। कोई टूरिज्म वाली, किसी के पास ईरान का वीजा था तो मैच नहीं करता था। तो अगर इन्होंने 19,000 लोगों को पिछले 1 साल में ऑफलोड किया है कि वो ह्यूमन स्मगलिंग का हिस्सा बन रहे थे और फिर इतने लोग चले गए हैं, तो आप बताएं रैकेट कितना बड़ा है। बाकी जहां तक बात की गई कि नाउमीदी है, नौजवान जाना चाहते हैं, 60 की दिहाई में बहुत लोग गए, 70 की दिहाई में बहुत लोग गए। हमें वहां मिलते हैं लोग अमेरिका में जो कहते हैं हम कंटेनरों में बैठ के पहुंचे, 80 की दिहाई में लोग गए, 90 की दिहाई। ये ट्रेंड पिछले 40 साल से मौजूद है। लेकिन मुजम्मिल साहब, ये रुझान अब हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं दिन ब दिन। ऐसे हालात भी उस वक्त नहीं होंगे। मीडिया वाइब्रेंट हो गया है, हालात पहले भी लोग इसी तरह पहुंचते रहे हैं। लोग मैक्सिको का बॉर्डर क्रॉस करते थे, ऐसे ही करते हैं अमेरिका के लिए। लोग यूरोप में आप जाएं, यूरोप में पुराने लोगों को मिले, उनके पास बड़ी दास्तानें हैं कि वो पहुंचे कैसे हैं। मैं ये कोई नया ट्रेंड नहीं है वहां पहुंचने का। ये जरूर है कि अब वक्त के साथ मीडिया इतना वाइब्रेंट है कि मैं और आप आपको लगता है तादाद नहीं बढ़ रही, उसी तरह से लोग जा रहे हैं जिस तरह पहले भी जाते थे। चले, सही है, पहले भी जाते थे, लेकिन लीगल इमिग्रेशन को एनकरेज करना चाहिए और इलीगल के रास्ते रोकने चाहिए। बिल्कुल सही है। असद महमूद साहब, कितना इत्तेफाक करते हैं एक तो आप मुजम्मिल साहब की बात से, और ये जो एजेंट्स हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, इनको किस तरह से निशाने इबरत बनाया जाना चाहिए? हुकूमत के पास क्या ऐसा प्लान होना चाहिए कि आज हम बात कर रहे हैं, 4 दिन बात करेंगे, इसके बाद इस चैप्टर को बंद नहीं होना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनम, थैंक यू वेरी मच। वो उनकी अपनी राय थी, सो आई डोंट वांट टू कमेंट टू दैट। मैं ये सिर्फ ये आपसे कहूँगा कि ये कुछ भी सज़ा वगैरह भी कोई नहीं होनी, बिकॉज ओवरऑल तो पूरे मुल्क में अगर आप देखें तो जंगल का कानून इस वक्त चल रहा है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो है कोई नहीं मुल्क के अंदर, हम जो मर्जी है कर लें। अभी अगले सेगमेंट में अब जब आप चेयरमैन सेनेट को डिस्कस करेंगे तो आप हैरान आ जाएंगे द टाइप ऑफ पीपल विच आर सिटिंग बेसिकली इन द सेनेट और क्या कुछ कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे इतना अर्ज़ करूँगा कि ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग या स्मगलिंग का है ना, ये सिर्फ इट्स नॉट कन्फाइन ओनली टू पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली ये अमेरिका, वेस्टर्न पावर्स और यूके, यानी यूरोप और यूके की बात करें, जो उन्होंने जिस तरह की तबाही और बर्बादी लेकर आए ये अफ्रीका के अंदर, ये फिर इसके बाद मिडल ईस्ट के अंदर एंड सर्टली इस रीजन के अंदर, अफगानिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, ये इसका वो एक लिहाज से आप रद्द अमल देखते हैं, इन्फ्लक्स देखते हैं कि जिस तरीके से अब क्योंकि हालात तो ख़राब हो गए। आप देखें ना, इराक इस स्टेट के अंदर है, लीबिया को आप ले लीजिए, सीरिया को आप एक लिहाज से लें, अफ्रीका के कई ममालिक हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान को देख लें। जो 20 साल की आपने दहशत गर्दी की जंग देखी, समथिंग वाज हैपनिंग इन अफगानिस्तान एंड वी वर अफेक्टेड इन पाकिस्तान। तो एक तो मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगा कि ये वो है इंटरनेशनल फिनोमेना है, और उसके अंदर एक्चुअली जो इस वक्त मुल्क के अंदर हालात चल रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर स्पेशली जो हमारी नौजवान नस्ल है उसको महमेज दे दी है। वाई इट इज़ सो? बिकॉज चाहे पिछली हुकूमतें थीं या इवन अब जो मौजूदा हुकूमत है, इनकी कभी तरजीह नहीं रही कि अवाम को, यंगस्टर्स को, इनको एजुकेट करना, इनको आगे लेके जाना, इनके फ्यूचर का भी सोचना। और उससे भी हट के मैं समझता हूँ ये हम पाकिस्तानी जो है ना, और स्पेशली पेरेंट्स की अगर आप बात करें, वी आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। एंड वाई आई से सो? बिकॉज आप चले जाए ना ज़रा घरों के अंदर जाके देखें, 4 बच्चे, 6 बच्चे, 8, 10, 12 बच्चे, फॉर हेवन सेक, जब आप इन बच्चों की तरबियत ठीक नहीं कर सकते, इस आबादी के अंदर जो बेहंगम इजाफा हुआ है, इसकी ना तो लोगों को, आम लोगों को फिक्र है, और ना सच्ची बात है हुकूमत का तो ये तरजीह कभी रही नहीं है ना। एक तो ये रीज़न आ जाता है। दूसरा मैं आपसे कहूँ, माइंड इट इज़ नॉट ओनली 25-25 लाख, बिलीव इट, ये कुछ 40, 42, 45 लाख तक ये लोग लेकर अभी जो कि मंजिल तक नहीं पहुंचे थे, आगे भी डिमांड हो सकती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सो व्हाट आई से कि चाहे जैसा भी कर लें, हम बड़े बुरे हालात के अंदर पाकिस्तान अगर आप देखते हैं, स्टिल आई से कि जो लोग काम करने वाले हैं, जो मेहनत करने वाले हैं, वो 15-20 लाख के मतलब अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे भी कुछ ना कुछ वो रोज़ी रोटी पाकिस्तान के अंदर भी कमा सकते हैं। ये बिल्कुल ये सहूलतें मैं समझता हूँ। आप उठसे कि अगर आप एफर्ट करते हैं तो इट इज़ पॉसिबल, वन कैन ऑलवेज डू इट। बट मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगा कि अब मेरा ख्याल है कि हुकूमत को देखें, इन लोगों को पकड़ेंगे, एजेंट्स को पकड़ेंगे, इसका किसी तरह का कोई एक लिहाज से हल नहीं होना। आपने यंगस्टर्स को एक जिसको कहते हैं एक सिमत देनी है, उनकी वो ट्रेनिंग करनी है, उनको अब तैयार करना। आप यकीन माने, ठीक है इंडिया की आबादी ऑलमोस्ट को 1.5 अरब के करीब पहुंच गई है, आप यकीन मानिए वो दुनिया के वार टोर्न कंट्रीज के अंदर भी मैंने इंडियंस को कारोबार करते हुए देखा है। नो, इफ दे कैन डू इट,
वाई आर पाकिस्तानी पीपल कांट डू एंड और लीगल तरीके से वो जाते हैं। आप ये देखिए जितने भी कैप्साइजिंग के केसेस हुए उसमें बड़े कम आपने इंडियंस को देखा। बिल्कुल बिल्कुल, बेसिकली अफ्रीकन हैं, ये जो मिडिल ईस्ट के लोग हैं और फिर पाकिस्तानी और अफगानिस्तान के लोग हैं। सो अनफॉर्चुनेट, बट मैं ये फील करता हूँ हुकूमत की सबसे अब जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि इसको देखें। अच्छा, इसी के साथ एक और है, ठीक है असद साहब, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया और बड़ा अच्छा आपने वैलिड पॉइंट उठाया। एक भारत की हम हमेशा बात करते हैं, उनसे कंपैरिजन की हमेशा बात करते हैं हर शोबे में। डॉक्टर साहब, मैं यही सवाल आपसे करूंगी, भारत से मुकाबले की बातें तो हम बहुत करते हैं कि भारत से यहाँ मुकाबला करना है, वहां मुकाबला करना है, लेकिन इस कश्ती में भी और इस तरह की बहुत सारी और कश्तियों में भी हमें भारतीय न होने के बराबर मिलते हैं। ऐसी खबरें हमें नहीं मिलती हैं। पाकिस्तानी तो आपको हर दूसरी गैर कानूनी एक्टिविटी में ऐसी स्मगलर्स के हत्थे चढ़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन भारतीय नहीं होते उनमें। जी, और भारतीय अगर जाते भी हैं, ज़्यादातर ये नहीं है कि भारतीय जा नहीं रहे, लेकिन वो ज़्यादातर जा रहे हैं, क्वालिफाइड लोग हैं। अच्छा, वो जाकर हम देखते हैं कि अमेरिका और यूरोप वगैरह में जो आला तरीन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हैं उनके बहुत सौ के सरबराह, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन तक के लोग जो हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव, वो हमें भारतीय मिल जाते हैं। पाकिस्तानी भी कुछ इक्का दुक्का मिल जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम है। तो इसकी वजह क्या है? देखिए, वजह ये है कि भारत में शुरू से जब 1950s में हम आज़ाद हुए थे, 40s में और उसके बाद 50s में, तो वहाँ इंडिया के जो पहले वज़ीर तालीम थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वो वफाकी वज़ीर थे, उन्होंने वहाँ पर IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एक पूरा जाल बिछाया। इस वक्त भी वहाँ के आला तरीन तालीमी इदारों में दो नाम आते हैं, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। तो मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी के उन्होंने इदारे पिछले 50-60 साल में आलमी पैमाने के बनाए, उससे बेहतरीन प्रोफेशनल उन्होंने तैयार किए। वो प्रोफेशनल अब लीगल तरीके से जाते हैं, उनको मिल जाते हैं वीज़ा स्किल्ड वर्क में और वो चले जाते हैं। तो अब हम उसको फॉलो चलें, हमारी ट्रेन निकल गई, 70 साल 75 साल हो गए, लेकिन अब आगे क्या करें? देखें, आगे दो इस मसले के हल हैं। एक मुल्की हल है। मुल्की हल का मतलब ये है कि मुल्क के अंदर जो नौजवान रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उनके लिए मौक़े, हमारे यहाँ कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो देखें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा तकरीबन ख़त्म हो गया है। हमारे यहाँ सर्विसेज सेक्टर को आगे लाया गया। सर्विसेज सेक्टर में इतने जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती जितने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होती हैं। इंडस्ट्री हमारी तबाह हो रही है, उसको बहाल करने की ज़रूरत। तो ये तो एक मुल्की सतह पर लोगों को रोज़गार के मौक़े, ये एक। नंबर 2, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाना बुरा नहीं है, क्योंकि वहां से वो रेमिटेंसेस भेजते हैं। अभी ये बात कही गई कि अभी मुजम्मिल साहब ने कहा कि जी 50s 60s में भी जाते थे, लेकिन वो लीगली जाते थे और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मगरबी ममालिक को लेबर की ज़रूरत थी, या पाकिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में 50s और 60s, तो वो 20-25 साल वो चला। 70s में जो हमारे लोग गए वो ज़्यादातर गल्फ कंट्रीज़ में गए, मिडिल ईस्ट गए, वो काम करने वाले लोग थे। लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ जो एक स्किल्ड पूल तैयार होना चाहिए था, वो पूल तैयार नहीं हुआ। बैरून मुल्क के ममालिक चाहते हैं कि हमारे यहाँ से स्किल्ड लोग जाएं। देखें, खुद हमारे मुल्क में हमें क्वालिफाइड प्लम्बर नहीं मिलता, क्वालिफाइड इलेक्ट्रीशियन नहीं मिलते, नर्सिंग के हमारे स्कूल बहुत कम है, नर्सों की दुनिया भर में डिमांड है, वार्ड बॉय, पैरामेडिकल स्टाफ, इन सबको तैयार करना है। हम तैयार नहीं कर रहे, हम पता नहीं कॉलेजों में क्या पढ़ा रहे हैं, हमारी प्रायोरिटीज कुछ और है हमारी हुकूमतों की। सही है, आपका पॉइंट आ गया। मुबश्शिर बुखारी साहब, सवालात तो और भी कई उठते हैं। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चों को भेज देते हैं, सवालात वहां पर भी उठते हैं कि उन बच्चों को जाने की घरों से इजाजत क्यों दी जाती है, वो किस तरह से चले जाते हैं। तो घरों पर भी ये मसले हैं, उनको वहां पर समझाने की जरूरत है, किसी तरह उनको बताने की जरूरत है कि ये जो खेल है, ये खूनी खेल है, ये वरगला का जिस तरह ले जा रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ पे एक कल्चर डेवलप हुआ, जैसे असद भाई ने बात की कि बच्चे ढेर सारे हम लोग पैदा कर लेते हैं और उसके बाद एक कल्चर यहाँ पे डेवलप हुआ। आप साहब ने देखा कि घर का एक फर्द जाता है और फिर पूरे घर की कफालत करता है। उसके जिम्मा होता है कि उसने वालिदैन को भी पालना है बुढ़ापे में, उसने अपने बहन भाइयों की शादी भी करनी है और फिर अपने बहनोई और भाइयों को सेटल भी करवाना है। ये एक जनरल कल्चर यहाँ पे चलता है। अब ये एक ऐसा ट्रेंड है जिसको देख के, वही के दूसरे को देख के आप अपना मुंह जो है वो लाल करने की कोशिश करते हैं। एक होप मिलती है, अच्छा हम अपना बच्चा भेज देंगे। और बहुत सारे लोगों को हम सब जानते हैं कि एक फैमिली का बंदा गया, उसने पूरी फैमिली को इस्टेब्लिश किया, साथ वाले नेबरहुड में घर वालों को भी आया कि ओके अगर वो हो सकते हैं तो हम भी भेजें। और उसमें फिर अक्सर फ्रॉड भी हो जाता है, कर्जा लेके जेवर बेच, प्रॉपर्टी जो भी छोटी मोटी होती है बेच के भेजते हैं। बुनियादी तौर पे वालिदैन भी इसी मुआशरे में उसी गुर्बत की चक्की में पिस रहे होते हैं और एक नए मुस्तकबिल का आंखों में चिरागा होता है कि बच्चा जाएगा तो हम अपनी बच्चियों के हाथ भी पीले कर लेंगे, छोटे बहन भाइयों को भी सेटल कर लेगा। तो मेरा ख्याल है ये वो चीज है जिसकी वजह से वो अपने दिल पे पत्थर रख के
इतना जो एडवेंचरस किस्म का एक रास्ता है वो अपनाते हैं, वो भी मेरा ख्याल है बामरे मजबूरी है। और अगर आप जाएं जिस इलाकों से ये एजेंट पकड़े गए हैं, गुजरात और आगे मीरपुर और आजाद कश्मीर का एरिया, और आमतौर पर हम इन्हीं इलाकों के लोगों को देखते हैं कि वो बाहर जा रहे हैं और वहां पे आप खुशहाली भी देखिए। उन इलाकों में अगर आप जाएं तो आपको जो घर बने नजर आते हैं वो बड़े शानदार आलीशान घर होते हैं। और उन्हीं घरों को देख के जो जिनके छोटे कच्चे मकान होते हैं वो भी सोचते हैं कि हमारा बच्चा बाहर जाए। तो ये प्रॉब्लम है। बुनियादी तौर पे वही बात है, रियासत का काम था कि माइंडसेट को तब्दील करना। रियासत का काम था कि यहाँ पे एक ऐसा एटमॉस्फेयर दे जिसपे वो बाहर जाने का ना सोचे। आगे जितना ब्रेन ड्रेन हो रहा है रैपिडली, यानी जो स्किल्ड बंदा है वो बाहर जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा कौमी और रियासती अलमिया है, कौमी और रियासती अलमिया है और इस पर यकीनन सोचने की जरूरत है। ठीक है मुबश्शिर साहब, आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, जिस तरह मुबश्शिर साहब ने अभी बात की है, हमारे यहाँ ये कल्चर का भी हिस्सा है, ये हमारे माइंडसेट का भी हिस्सा है कि फलां चला गया है एक इलाके में तो मुझे भी जाना है, उसने अपने घर के हालात सेट कर लिए हैं तो मेरी भी ये जिम्मेदारी है। या आपके घर वाले आप पर ये बड़ा बोझ डाल देते हैं कि आप इस तरीके से जाएं, किसी भी तरीके से जाएं, चाहे 18 साल का लड़का है, 20 साल का लड़का, उसने घर की किफालत करनी है, छोटी उम्र में उस पर बड़ी जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं। यकीनन एक कंपैरेटिव एनालिसिस में जो लोग बाहर गए हैं उनकी फैमिलीज जो हैं उनका इकोनॉमिक स्टेटस बेहतर हुआ है कम वक्त में। मतलब अगर आप एक फैमिली के ने पाकिस्तान में कमाया है और एक फैमिली के किसी एक बंदे ने यूरोप में कमाया है, तो जो यूरोप से कमाई आ रही है उसका स्टेटस बेहतर होता जाएगा दिन ब दिन। और कंपैरेटिव एनालिसिस में वो जल्दी अमीर नज़र आएंगे, खुशहाल नज़र आएंगे। तो उससे एक कंपटीशन तो पैदा होता है, ये सोच तो पैदा होती है कि अगर बाहर चले जाएं और करेंसी फ़र्क कितना है, वहाँ से 200 यूरो भी भेजेंगे तो कितने बन जाएंगे, वहाँ से 500 भी भेजेंगे तो यहाँ कितने बन जाएंगे, और मेरी यहाँ की सैलरी जो है वहाँ के इतने यूरोस के बराबर कभी भी नहीं हो सकती, वहाँ इतनी सैलरी होगी। तो ये तो इकॉनमी की सादा सी बात है। फिर ये बात नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान को इस मसले का सामना है। देखिए ओवरसीज तो आप कहें श्रीलंका से भी बहुत लोग गए हैं, उनकी तो 33% ऑफ देयर इनकम जो थी वो ओवरसीज के पैसों पर डिपेंड करती थी, डिफॉल्ट होने से पहले जो कोविड में वो गिरे। इसी तरह इंडिया की भी ओवरसीज के, हालांकि उन्होंने उन्हें राइट ऑफ वोट भी नहीं दिया हुआ, कुछ भी नहीं दिया हुआ, लेकिन उनके भी ओवरसीज से को 8-10 बिलियन हर महीने आ जाते हैं। तो मैं पहले ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ पाकिस्तान का इकोनॉमिक फिनोमेना नहीं है कि बच्चे बाहर जाना चाहते हैं। ये जब करेंसी आई और करेंसी के डिफरेंसेस बहुत वाजे हुए कि वहाँ पे अगर आप 2000 यूरो कमाएंगे तो वो यहाँ कितने बन जाएंगे, तो उसने लोगों के अंदर एक चार्म पैदा किया। और फिर जो बात मुबश्शिर ने की कि कंपैरेटिव एनालिसिस ने भी पैदा किया। सवाल यही है कि हमने अपना अच्छा ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट नहीं किया पिछले 30-40 साल में। हमने बुरा अब भी जो ये जा रहा था ह्यूमन रिसोर्स हमारा, ये हमारा कोई अच्छा ह्यूमन रिसोर्स नहीं था। अगर ये यूरोप पहुंच भी जाता अपनी मंजिल पे तो ये कोई अच्छा ह्यूमन रिसोर्स नहीं था, कोई स्किल्ड लेबर नहीं थी। बिल्कुल ऐसी मिसालें भी बहुत सारी मौजूद हैं कि वहां पर जाके ये किस हालत में होते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त पढ़े लिखे लोग भी बहुत अनएम्प्लॉयड हैं, अनस्किल्ड तो अनएम्प्लॉयड है ही है, स्किल्ड भी अनएम्प्लॉयड है। मैं फिर कह रहा हूँ कि बाहर जाने की रविश को डिस्करेज करने की जरूरत नहीं है। ये कहने की जरूरत नहीं है कि बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप ये दुनिया तस्खीर करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा पढ़ा लिखा बच्चा बाहर जाएगा, लेकिन उसके लिए मुजम्मिल साहब यहाँ हुकूमत को कुछ इकदाम भी करने होंगे कि ऐसी चीजों को डिस्करेज ब्रेन ड्रेन फिर ना होना। मुजम्मिल साहब, जो हमारे पढ़ा लिखा तबका है अगर वो बाहर जा रहा है तो वो लम्हा फिक्रिया जरूर है हमारे लिए। चले सही है। असद महमूद साहब, लम्हा फिक्रिया नहीं है, हम ओवर प्रोड्यूस कर रहे हैं पढ़े लिखे लोग। हमारे पास जॉब्स नहीं है मार्केट में, जितने हम इंजीनियर्स पैदा कर रहे हैं, जितने डॉक्टर्स पैदा कर रहे हैं, उतनी जॉब्स हमारे पास यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। लेकिन यहाँ तो आप कहें ना कि यहाँ पर हमने इश्तिहार दिया है डॉक्टर के लिए तो लोगों ने, किसी ने अप्लाई नहीं किया। अच्छा चले मुजम्मिल साहब, आपका पॉइंट आ गया। करते हैं, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। असद महमूद साहब, क्या ये वाकई लम्हा फिक्रिया पाकिस्तान के लिए नहीं होना चाहिए? इतनी बड़ी तादाद में लोगों का बाहर मुल्क में चले जाना, बाहर जाने में कोई कदगन नहीं है अगर आप लीगल तरीके से जा रहे हैं। गैर कानूनी तरीकों पर हम बात कर रहे हैं, और जो पढ़ा लिखा तबका बाहर जाता है, क्या वाकई वो सोचने की बात नहीं है? हमें यहाँ पर लोगों के पढ़े लिखे होने की जरूरत है।
अच्छा देखें ना, एक तो एक नॉर्मल पढ़ा लिखा हो गया, एक हो गया स्पेशलाइज्ड, लाइक डॉक्टर्स की बात करते हैं, इंजीनियर्स की बात करते हैं, या और दूसरे ट्रेड्स आते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप अगर 10 वैकेंसीज होंगी तो मेरा ख्याल है 1000 डॉक्टर्स खड़े होंगे उसको अप्लाई करने के लिए। लाइकवाइज इंजीनियर्स को मैंने देखा है, उन्होंने BE किया हुआ और उनकी यहाँ पर किसी तरह का कोई जॉब, कोई फ्यूचर किसी तरह, चाहे मैकेनिकल की बात करें, इलेक्ट्रिकल की करें और इंजीनियर की करें, आप उससे सिविल की करें, कोई किसी तरह का कोई स्कोप नज़र नहीं आता। एंड यस, दिस ब्लेम गोज़ टू द गवर्नमेंट, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। क्यों? ना हुकूमत ने खुद काम किया और ना जो प्राइवेट इंटरप्राइजेज़ हैं उनको किसी तरीके से एक लिहाज से आप समझते हैं कि अपन अपने का उनको मौका दिया। बट सो मच सो, अब तो सिचुएशन ये हो गई है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो तो एक एक करके वो बंद होती चली जा रही हैं। अब से ये हमें बड़ा सीरियसली देखने की ज़रूरत है, हमारी हुकूमत को देखने की ज़रूरत है। एक और चीज़ मैं आपसे कर दूँ, ये बिल्कुल ठीक कहा मुज़म्मिल साहब ने कि ये जो लोग जा रहे थे 300 के करीब, जो अब अल्लाह के पास पहुँच गए हैं और हम उनके लिए दुआ करते, इट्स वेरी पेनफुल। किसी के बच्चे तो हैं ना अनम, किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, एंड आई वुड से कि उन घरों के अंदर जो आपने कोहराम देखा होगा, इसका हम आप यहाँ बैठे हुए उसका तो तसव्वुर भी एक लिहाज से नहीं कर सकते। बट आई वुड से कि आप सिर्फ ये इनकी बात तो छोड़ दीजिए ना, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो अच्छे वेल टू डू लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो इस वक्त मुल्क की सिचुएशन है, मुआशी सिचुएशन की बात करें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करें, लोग अपने घर, अपनी जायदादें बेच के, ये हम सब के लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया ज्यादा होना चाहिए कि वो शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा, इस पर हम आखिरी बात आपसे कहूंगा, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। असद साहब, इस पर हम मजीद बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इस पर मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। सेनेट ने चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह, मुराद और अलाउंसेस का कानून मंजूर कर लिया है। चेयरमैन सेनेट के साथ साथ अहले खाना की भी मुराद में इजाफा हो गया है। चेयरमैन सेनेट की रिहाइशगाह का किराया 2.5 लाख रुपए हो गया है। 12 मुलाजिमीन रखने की इजाजत मिल गई है। 8 लाख के सवाबदीदी फंड का हक भी हासिल हो गया है। चेयरमैन सेनेट के अहले खाना को सरकारी जहाज और गाड़ी इस्तेमाल करने और प्राइवेट अस्पताल से इलाज करवाने की इजाजत भी मिल गई है। तो हमारा सवाल यह है कि क्या कौमी खजाने के साथ ये दुरुस्त सलूक हो रहा है? मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपको क्या लगता है, एक आम शहरी जिस तरह से यहाँ पर जिंदगी गुजार रहा है, उसके बाद मुराद में इजाफा किया जाना अशराफिया के लिए किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो इलेक्टेड पोस्ट होती हैं, जहाँ आप इंतखाब लड़कर आते हैं, उनकी बाद जब आप उनसे हट जाते हैं तो आपकी कोई मुराद नहीं होनी चाहिए। आप वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होके आते हैं, जब आप वज़ीर-ए-आज़म से हट जाएं कोई मुराद नहीं होनी चाहिए। आप सदर आते हैं, आप चेयरमैन सेनेट आते हैं, आप MNA बन के आते हैं, आप आवाम के वोटों से आते हैं, आपका टेन्योर ख़त्म हुआ, आप दोबारा मुंतखब हो सके तो ठीक है, नहीं हो सके तो आवाम का एतमाद ख़त्म हो गया आपके ऊपर। ये तो पोस्टें आवाम के एतमाद के मुताबिक हैं। आप दोबारा मुंतखब नहीं हो सके, मसलन दोबारा आप पर आवाम का एतमाद नहीं है। लिहाजा ये कि जी बाद ओहदा छोड़ने के बाद ताहयात कोई मुराद, तो ये तो बिल्कुल जमहूरियत की नफ़ी है। मैं समझता हूँ इसका जमहूरियत में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और इसके अगर आप दोबारा लड़के आ सकते हैं तो ठीक है। सरबराह मुमलिकत के लिए मुख्तलिफ ममालिक में मुराद हैं, लेकिन वो मामूली नौइयत की हैं, कोई ऐसी बड़ी मुराद साबिक सरबराह मुमलिकत के लिए भी नहीं है। और चेयरमैन सेनेट की तो बिल्कुल समझ नहीं आती है। खैर, मैं इन चेयरमैन सेनेट की क्या बात करूं, ये तो विकेट के दोनों तरफ खेलने के माहिर हैं। सही है, आपका पॉइंट आ गया मुजम्मिल साहब लाए थे। आप इसको अच्छा नहीं समझ रहे, आप समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। सही, अब ये सही, आपका पॉइंट आ गया मुजम्मिल साहब, मुझे आगे बढ़ना है। असद महमूद साहब, एक तो ये कि मुराद में इजाफा कर दिया गया है, और दूसरा ये कि किसी ने मुखालिफत ही नहीं की सेनेट में। ये जब बिल पेश हुआ है, मुखालिफत हुई नहीं। मेरा ख्याल है कि सबको मुबारकबाद देनी चाहिए, पूरी पाकिस्तानी कौम को, कि देखिए जी चेयरमैन सेनेट थे, बलूचिस्तान से आए हुए थे। यस, वी हैव बीन टॉकिंग फॉर हिम कि जी बिल्कुल उनको बलूचिस्तान से हैं, उनको चेयरमैन सेनेट बनना चाहिए। बट जिस तरह के ये कानून पास किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये जिस तरीके से ये कवानीन बन रहे हैं और ओवरऑल जो इनकी पर्क्स प्रिविलेजेस हैं, आप ये देखें ना, अगर यूके की बात करते हैं, यूके में पूरे मुल्क के अंदर मेरा ख्याल है 45 या कुछ 68 के करीब टोटल सरकारी गाड़ियाँ जिसको वो यूज़ करते हैं।
और पाकिस्तान के अंदर वो हज़ारों की तादाद के अंदर हैं। यानी आप सिर्फ इतना देखें, ये आपके हम न्यूज़ की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट थी कि जिसके अंदर कहा गया कि पिछले 4 सालों में 220 अरब का तो सिर्फ ये सरकारी गाड़ियाँ पेट्रोल एक लिहाज से फूंक के चली गई हैं। तो दबे ये सारे के सारे जिस तरीके से काम कर रहे हैं, चाहे सेनेट है, चाहे कौमी असम्बली है, चाहे आपकी सूबाई असम्बलियाँ हैं, ठीक, मेरा ख्याल है अगले चंद सालों में एक वक्त ऐसा आना है कि सिर्फ ये जो एलीट लॉट है, इनके जो बाज गुजार या खिदमत गुजार हैं, ये रह जाएंगे। बाकी सारे पाकिस्तानी तो या कैप्साइज होके ग्रीस के या किसी और जगह के ऊपर खत्म हो जाएंगे या वो मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। असद महमूद साहब, डॉक्टर साहब, इन ये जो मुआशी हालात है मुल्क के मुआशी हालात इस बात के मुतहम्मिल हैं, मुल्क इस बात का मुतहम्मिल है कि ऐसी मुराद दी जाए, जबकि लोग दूसरी जानिब हम देख रहे हैं इन मुआशी हालात से तंग आकर दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं दूसरे मुल्कों में जाकर। बहुत ही अफसोसनाक है ये। बिल्कुल माशी हालात तो वैसे ही ख़राब ही हैं, लेकिन अगर निस्बतन बेहतर भी होते तब भी इन ऐसी मराद का कोई जवाज़ नहीं है। मेरा नहीं ख्याल है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में इतनी लेविश मराद जो है वो दी जाती हों। और मुझे ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि तमाम पार्टीज़ ने इसको सपोर्ट की है। इवन रज़ा रब्बानी, फॉर्मर चेयरमैन सेनेट, जिनको मैं निस्बतन बुर्दबार और समझदार आदमी समझता था, उन्होंने भी इसकी सपोर्ट की है। 40 अरकान ने इस बिल को मूव किया है, यानी सब यकज़बान होकर अपनी मराद के लिए ये उन्होंने बिल आगे बढ़ाया है। ये आवाम की जेबों पर डाका है। जिस मुल्क के पास पैसा नहीं है, हम दुनिया भर से भीख मांगते फिर रहे हैं, उस पर चेयरमैन सेनेट के साथ साथ अच्छा किया इसलिए गया है कि इसकी मजीद तफसीलात जो आ रही हैं उसमें सेनेट के अरकान की मराद में भी इजाफा किया जा रहा है। और ये सारे अरकान जो ये बिल आगे ला रहे हैं, इसमें सबका चूंकि ज़ाती फ़ायदा है इसलिए ये कर रहे हैं, मैं मराद नहीं दोहराया। और ये एक आइडियल एग्जाम्पल है कि अशराफिया किस तरह हमारे मुल्क को लूट रही है। और इस अशराफिया में सियासतदान भी शामिल है, सियासतदान हो, जज हो, जर्नैल हो, जिसको जो मौका मिलता है सब अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में पक्के हैं। यहाँ पर गोल्फ कोर्स सरकारी खर्चे पे चलाए जाते हैं। वो गोल्फ कोर्स कहाँ से आते हैं जिस पे घंटों गोल्फ खेली जाती है? वो आवाम के खर्चे से चलते हैं। और जाकर जब ये इस तरह की लेविश फंडिंग होगी चीज़ों की, तो आवाम कहाँ जाएंगे, किससे दादरसी चाहेंगे? असद साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? 10 सेकंड मैं एक सिर्फ अर्ज करना चाहूँगा। यहाँ बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी गोल्फ कोर्सेज की बात होती है। यू ट्रस्ट मी, किसी गोल्फ कोर्स को सरकारी खर्चे पे नहीं चलाया जाता। आई एम मेंबर ऑफ वन ऑफ द गोल्फ कोर्स। हमारा पूरा गोल्फ कोर्स जो है, रावलपिंडी गोल्फ क्लब की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी हम सारे कंट्रीब्यूट करते हैं, हम सबके पैसे जाते हैं और उससे वो गोल्फ कोर्स चलता है। वेरी सॉरी फॉर दैट। जो लोग करते हैं वो भी तो तनख्वाह लेते हैं। मुज़म्मिल साहब, जरा जल्दी से एक लाइन आप ऐड करें, फिर मैं क्लोजिंग की तरफ जाती हूं। सरकारी जमीन है, ओ शुक्र है वो सरकारी जमीन पे गोल्फ कोर्स बना है। आप चाहें तो पूरे मुल्क के अंदर से सारे ये ग्राउंड खत्म करके और वहाँ पे 5 फुट बनने के प्लॉट बना दें। ये चाहें तो पूरे। ठीक है जी, आप सारे मेहमानों का बेहद शुक्रिया। मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है, इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।